नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित यह महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए, आज का सबसे पहले टॉपिक है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है यह पॉलिटी की प्रश्न है और यह अनुच्छेद सभी प्रतियोगी परीक्षा चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अन्य रेलवे से लेकर के सभी प्रकार की परीक्षाएं हैं जिसके लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह संविधान का जो मतलब आपका जो अनुच्छेद है यानी भाग 1 में किसका अध्ययन किया गया है। तो यह जो अनुच्छेद है यह भाग 1 में किसका मतलब अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान के भाग 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे सभी संविधान के यानी कि भाग 1 अनुच्छेद में यह दर्शाया गया है जो कि 1 से 4 तक है। कितना 1, 2, 3, 4 यह हम संविधान के यानी कि अनुच्छेद भाग 1 में 1 से 4 तक दर्शाया गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और यह भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र से संघ एवं क्षेत्र से संबंधित जितने भी कार्य हैं वे सारे का अध्ययन इसमें किया गया है, सबको बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कहने का मतलब हुआ कि यह अनुच्छेद जो 1 है इसमें दर्शाया गया है कि संघ एवं उसके राज्य से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है यह अनुच्छेद 1 में दर्शाया गया है जो कि भाग 1 के अनुच्छेद 1 में दर्शाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है कि नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना यानी कि यह अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है कि नए राज्य की गठन अगर करनी है या नए राज्य की स्थापना करनी है वह तथा नए राज्य का प्रवेश यानी कि जैसे कि कोई अगर दूसरा राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ मिल करके अपना मैत्री संबंध बना करके अपना एक होना चाहता है, कुछ भाग इधर का उधर अगर होना चाहता है तो इसमें हम यानी कि अनुच्छेद 2 में इसे दर्शाया गया है जिसमें नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना को दर्शाया गया है। अगला है आपका 3 यानी कि नए पुराने राज्यों का नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन यानी कि इसमें नए पुराने राज्यों का नाम तथा सीमा क्षेत्र परिवर्तन को यह अनुच्छेद 3 में दर्शाया गया है। जैसे नए पुराने राज्यों का नाम अगर नाम में परिवर्तन करना है तो यह संविधान के यानी कि भाग 1 के अनुच्छेद 3 में यह दर्शाया गया है। उसके बाद राज्यों का नाम अगर रखना है या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो इन सभी को से यह अनुच्छेद 3 में दर्शाया गया है। उसके बाद है यानी कि भाग 2 में नागरिकता को दर्शाया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक जिसमें संविधान के भाग 2 में यह नागरिकता के बारे में दर्शाया गया है। जैसे कि हमारे देश के अगर नागरिक हैं, हमारे भारतीय हैं, तो इसमें यह दर्शाया गया है कि आपका अधिकार संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आपका दर्शाया गया है ताकि आप इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद है भाग 3 में यह मूल अधिकार है जो कि 12 से लेकर के 35 तक दर्शाया गया है। यानी कि संविधान के भाग 3 में यह दर्शाया गया है कि मूल अधिकार जैसे मनुष्य का जो भी अपना मौलिक अधिकार होता है जैसे शिक्षा का, आवास का या अपने जीविकोपार्जन करने का जो अधिकार होता है उस सभी को संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दर्शाया गया है। 12 से 35 में दर्शाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 17 में क्या दर्शाया गया तो देखिए अस्पृश्यता का अंत यानी कि किसी के प्रति अगर द्वेष भाव अगर होती है तो इन सब को दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 में इसका निरूपायत बताया गया है। यानी कि इसको दूर करने का तरीका बताया गया है जो कि संविधान के यानी कि अनुच्छेद 17 का उपयोग करके आप अस्पृश्यता को अंत कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 18। तो देखिए अनुच्छेद 18 में यह दर्शाया गया है कि उपाधियों का अंत अगर किसी व्यक्ति के नाम के बाद या नाम के पहले अगर किसी प्रकार की उपाधि अगर दर्शाया गया है तो उसको दूर किया जा सकता है या उसको हटाने का जो अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 18 में दर्शाया गया है जो कि उपाधियों का अंत है। उसके बाद है
अनुच्छेद 29 में क्या दर्शाया गया है, तो अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है, यानी कि जिन व्यक्तियों की संख्या या जिन जाति के लोगों की संख्या कम है उन्हीं को क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। तो देखिए यह अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, यानी कि जितने लोगों की जनसंख्या कम है उनके हित मतलब कि उनके भलाई के लिए, संरक्षण मतलब कि उनकी सुरक्षा प्रदान करना, यह अनुच्छेद 29 में दर्शाया गया है, जिसको अंत तक जरूर देखेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 50। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 50 में क्या क्या दर्शाया गया है। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है कि वैसे संविधान के नियम के अनुसार वैसे कई नियम या कानून जो कि सभी प्रकार के कार्यों का निपटारा करता है, काम करने वालों को कार्यपालिका कहते हैं। तो संविधान के यानी कि अनुच्छेद 50 में यह दर्शाया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक करना, यानी कि पृथककरण का मतलब होता है अलग करना। पृथककरण का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो सबसे पहले यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने का जो अधिकार है यह संविधान के अनुच्छेद 50 में दर्शाया गया है। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की जो स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय अनुच्छेद 50 का उपयोग करके हम इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद है मूल कर्तव्य। तो देखिए मूल कर्तव्य का जो अध्ययन करना है, यह मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो यह अनुच्छेद 51 की क में दर्शाया गया है। यह अनुच्छेद 51 के क में दर्शाया गया है, जिसमें क्या है, मूल कर्तव्य के बारे में। तो व्यक्ति की अपना मूल कर्तव्य के बारे में अगर किसी प्रकार से अगर कोई अड़चन डालता है या मूल्य कर्तव्य के बारे में अगर कोई किसी प्रकार से बाधा अगर उत्पन्न होती है तो वैसे व्यक्ति यह संविधान के अनुच्छेद 51 के क के अधिकार से, यानी कि क से अपना कर्तव्य के बारे में वह जांच सकता है या उसके बारे में यह अपने अधिकार को मांग सकता है। तो आप तो देख लिए कि संविधान के यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के और 50 51 तक जितने भी अनुच्छेद में दर्शाया गया है, इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके सारे भाग के बारे में बता देंगे। तब तक इस अनुच्छेद के बारे में जाने और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इतना हम तो 1 से लेकर के और 150 के क यानी कि 50 51 के क तक हम जान लिए कि इस अनुच्छेद में हमें क्या क्या करना होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति का जो अधिकार है, राष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति के जो मूल कर्तव्य है वह संविधान के यानी कि अनुच्छेद के किस भाग में उसे दर्शाया गया है। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति जो कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं और जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए जितने भी और विधानसभा के जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं वे सभी मिलकर के इसमें भाग लेते हैं, तब जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव और पद और गोपनीयता की शपथ यानी कि अनुच्छेद के यानी किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद को दर्शाया गया है, यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद को दर्शाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 53 में यह कार्यपालिका शक्ति यानी कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है जो कि अनुच्छेद 53 में दर्शाया गया है। किसमें? अनुच्छेद 53 में दर्शाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 61। क्या है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के प्रति भी हम महाभियोग ला सकते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति अपने नियमानुसार अगर कोई काम करते हैं तो हम उनके ऊपर भी महाभियोग ला सकते हैं और उसे लाने के लिए अनुच्छेद 61 का उपयोग करते हैं, जिसमें आपको अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रकृति यानी कि इस सूची में जारी किया गया है। तो अब हम तो देख लिया कि संविधान के यानी कि अनुच्छेद के किस भाग में किस अनुच्छेद से हम राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं और साथ ही अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है। कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में होती है और यह अनुच्छेद 53 से दर्शाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि महाभियोग की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो हम अनुच्छेद का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम अनुच्छेद 61 का उपयोग करते हैं। 61 में महाभियोग की प्रकृति दर्शाई गई है।
उसके बाद हम देखते हैं कि अब उपराष्ट्रपति यानी कि संविधान के यानी कि अनुच्छेद जो है 63 से लेकर के 71 के बीच जो दर्शाया गया है वह क्या क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 63 में सबसे पहले उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो मतलब पद की शपथ जो होती है यह पद को दर्शाया गया है अनुच्छेद 63 में, जबकि राष्ट्रपति के पद को दर्शाया गया है अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में। जबकि उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद यानी कि 63 में उनके पद को दर्शाया गया है। इस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं यानी कि वह उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो कि जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के यानी कि अनुच्छेद 63 में उनके पद की गरिमा यानी कि पद के बारे में दर्शाया गया है, और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 72 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के अंदर इसी अनुच्छेद में दर्शाया गया है कि अगर किसी को फांसी की सजा अगर होती है तो राष्ट्रपति उसको यानी कि माफ कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 72 में दर्शाया गया है। यानी कि किसी को गलती पर अगर राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें यानी कि क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है। किसमें? अनुच्छेद 72 में। यानी कि अनुच्छेद 72 में दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 74-75। इसमें मंत्रिपरिषद जैसे कि प्रधानमंत्री का पद जो होता है यह मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें भाग लेने के लिए यानी कि अनुच्छेद 74 से लेकर के 75 तक इसमें दर्शाया गया है। अगर प्रश्न पूछे कि अनुच्छेद 74 यानी मंत्रिपरिषद के बारे में किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो आप सीधे लिखिएगा 74 से 75। 74-75 में आपका मंत्रिपरिषद के बारे में दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए 79 यानी कि जो अनुच्छेद 79 है इसमें संसद के बारे में दर्शाया गया है। अगर संसद के बारे में हमें किसी प्रकार से अगर अड़चन होती है, किसी प्रकार से अगर इसमें अंतर पाया जाता है, तो हम संविधान के यानी कि अनुच्छेद 79 का उपयोग करके संसद के प्रति हम कार्यवाही कर सकते हैं। उसके बाद है 80 यानी कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अगर प्रश्न पूछे कि राज्यसभा से संबंधित अनेक प्रकार के मुद्दों को किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो ये किसमें? 80 में दर्शाया गया है। उसके बाद है 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को दूर करने के लिए या इन सारे मुद्दों के क्रम में लोकसभा के प्रति संविधान के अनुच्छेद 81 में दर्शाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 93 में लोकसभा, जिसमें अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो अनुच्छेद 93 में दर्शाया गया है, जो कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा से संबंधित सारे मुद्दों को दर्शाया गया है। या सभी मुद्दों के बारे में जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो हम लोकसभा के यानी कि अनुच्छेद 81 से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकसभा यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं, जिनके बारे में जानकारी अगर प्राप्त हमें करनी है तो हमें संविधान के यानी कि अनुच्छेद 93 में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 93 से हम लोकसभा से संबंधित यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या किसी प्रकार से अगर अंतर पाया जाता है या समस्या उत्पन्न होती है तो 93 का उपयोग हम करके लोकसभा से संबंधित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम अनेक प्रकार के सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 108 में यानी कि अनुच्छेद 108 जो है यह संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि लोकसभा या राज्यसभा यानी कि जैसे कि देश में किसी प्रकार से अगर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है या किसी प्रकार से समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उस समय संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का मतलब होता है सभी लोगों को एक साथ बैठा करके और उस पर बातें विमर्श करना,
यह संयुक्त बैठक कहलाता है, जो कि संविधान अनुच्छेद 108 में दर्शाया गया है। किसमें? अनुच्छेद 108 में दर्शाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि 110 में, जो कि धन विधेयक, लोकसभा से संबंधित ही ये सारे प्रश्न है, जो कि यह आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि धन विधेयक और लोक विधेयक जो है, यह क्या है? जैसे धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दर्शाया गया है, जो कि लोकसभा से संबंधित है। उसके बाद 112 में बजट, जैसे कि वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट जब पेश की जाती है, तो उस समय यह संविधान या अनुच्छेद 112 से बजट के बारे में बताया गया है। उसके बाद है 117 वित्त विधेयक के बारे में। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों एक दूसरे से संबंधित यह प्रश्न है, जो कि पहले वित्त विधेयक आता है तब धन विधेयक आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 110 में धन विधेयक के बारे में दर्शाया गया है, जो कि 112 में बजट के बारे में, और 117 में वित्त विधेयक की जानकारी हमें मिलती है। अब देखते हैं कि संविधान के 123 यानी कि अनुच्छेद 123 में क्या दर्शाया गया, क्या दिखाया गया है। तो 123 में अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश को जारी किया जाता है। उसके बाद है 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन किया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गठन या स्थापना से संबंधित अगर किसी प्रकार का मुद्दा अगर सामने आता है, तो यह अनुच्छेद 124 का उपयोग हम कर सकते हैं। या अनुच्छेद 124 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा उसके गठन से संबंधित अनेक प्रकार की मुद्दों को जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 129, जो कि अभिलेख न्यायालय है। यह अभिलेख न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, यह आपका अनुच्छेद 129 का उपयोग करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जैसे यह अनुच्छेद 137 में दर्शाया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन किसी प्रकार से न्याय से संबंधित अगर अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको फिर से समाधान करने के लिए यह हम अनुच्छेद 137 का उपयोग करते हैं। इसका 137 का उपयोग करते हैं, जबकि 143 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। कब? यानी कि 143 में। लेकिन वह राष्ट्रपति को मजबूर नहीं कर सकता है या उन पर दबाव नहीं डाल सकता है, सिर्फ उनको सलाह दे सकता है। यह अनुच्छेद 143 में दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, लेकिन दबाव नहीं दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, जिनके पास खुद को क्षमादान करने की शक्ति होती है, और उनको यह सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, लेकिन काम करने के लिए दबाव नहीं दे सकता है। उसके बाद है देखिए अनुच्छेद 148 से 51, यानी कि 148 से 151, जैसे कि यह होता है CAG कैग, जिसको कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया पद की चर्चा की जाती है, जो कि 148 से लेकर के और 151 के बीच में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं या जिसके बारे में अनुभव लेते हैं, वो CAG यानी कि कैग के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भारत सरकार का यह पद होता है। जैसे कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, जो कि संविधान या आपका अनुच्छेद 148 से 151 के बीच हम कैग से संबंधित सारे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो आपको सारे अनुच्छेद के बारे में बताए हैं, अब इसके बाद वाले वीडियो में 150 से आगे की ओर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखिए इसको अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।